नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट इस क्लास में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। भाग 1 में हमने देखा इतिहास के बारे में कि जो साक्ष्य विधि का इतिहास है उसमें हिंदू काल में 4 प्रकार के साक्ष्य थे। लेखा साक्ष्य, लेख दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, कब्जा यानी भुक्ति और देवी परीक्षा। और इन्हीं चारों साक्ष्य के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने मुस्लिम काल में साक्ष्य के बारे में साक्ष्य के बारे में जाना और मुस्लिम काल में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में विभाजित किया गया था। और अब इस दूसरे और आखिरी भाग में इतिहास के बारे में जब हम देखेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधिनियमित होने का ऐतिहासिक वर्णन हम देखेंगे। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम संख्या 1 सन 1872 के अधिनियमित होने का ऐतिहासिक वर्णन देखेंगे। उक्त अधिनियम के पूर्व जो साक्ष्य नियम लागू होते थे उनका संक्षिप्त जो है वर्णन वो ये है कि भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल में इस अधिनियम के पूर्व इसके विषय पर कोई व्यवस्थित विधान न था। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी शहरों में रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित न्यायालय हमेशा अंग्रेजी साक्ष्य नियम लागू करते थे। कॉमन लॉ के नियम और इंग्लैंड की कानूनी विधि जो 1726 ईस्वी के पूर्व प्रचलित थी उनको प्रेसिडेंसी शहरों के चार्टर द्वारा प्रचलित कर दिया गया था। मुफस्सिल में अर्थात प्रेसिडेंसी नगरों के शहरों के बाहर कोई निश्चित साक्ष्य के नियम नहीं थे। ये नियम बहुत कुछ रस्मों तथा परंपरागत रिवाज पर आधारित थे। मुफस्सिल के न्यायालयों का मार्गदर्शन हेतु कभी कभी निर्देशनों और पुराण रेगुलेशनों को भी जो 1793 से 1834 ईस्वी तक निर्मित किए गए थे देखना पड़ता था। इस प्रकार मुफस्सिल में कोई निश्चित तथा स्थिर साक्ष्य नियम न थे और साक्ष्य विधि का प्रशासन मुफस्सिल में संतोषजनक न था। मुफस्सिल से अभिप्राय ये था कि ब्रिटिश काल में प्रेसिडेंसी नगर और उसके बाहर के क्षेत्र को मुफस्सिल नगर कहा जाता था। सर्वप्रथम गवर्नर जनरल का अधिनियम जो कि साक्ष्य संबंधी था वह एक्ट संख्या 10 1835 ईस्वी में का है। वह अधिनियम ब्रिटिश राज के सभी न्यायालयों में लागू था। सन 1835 और 1853 के मध्यकाल में भारत में साक्ष्य विधि को सुधारने के लिए अधिनियम की आवली पारित की गई थी। इन अधिनियमों का उद्देश्य बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुधारों को निगमित करना तथा तत्पश्चात साक्ष्य विधि को सुधारने के लिए अधिनियम संख्या 2 1855 में पारित किया गया था। इसमें बहुत से मूल्यवान उपबंध थे और वे ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों के लागू होते थे, किंतु वे साक्ष्य नियम पूर्ण थे। तत्पश्चात एक्ट संख्या 10 सन 1855, एक्ट संख्या 8 सन 1861 में, एक्ट संख्या 25 सन 1861 और एक्ट संख्या 15 सन 1868 में पारित किए गए थे। अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में उपयुक्त लगातार अधिनियमों को पारित करने
प्रेसिडेंसी शहरों के न्यायालय अंग्रेजी साक्ष्य के नियमों को पालन करते थे। यद्यपि कोई कानून ऐसा न था इसके आधार पर समस्त अंग्रेजी साक्ष्य विधि ब्रिटिश भारत में लागू की गई हो। उपयुक्त कानूनों द्वारा केवल अंग्रेजी साक्ष्य विधि का एक भाग ही लागू किया गया था। मुफस्सिल में अंग्रेजी साक्ष्य विधि का केवल एक भाग ही लागू किया होता था। ये असंतोषजनक साक्ष्य विधि की स्थिति हमारे देश में 1872 ईस्वी के पूर्व थी। इसके विषय में न्यायालयों ने अपने निर्णयों में भी टिप्पणी की थी। मेन कमीशन। इस प्रकार हमारे देश में साक्ष्य विधि के संहिताबद्ध किए जाने का अत्यंत आवश्यकता थी। इसलिए सर हेनरी मेन की अध्यक्षता में 1868 में एक कमीशन का निर्माण किया गया। वह साक्ष्य विधि का प्रारूप करे। मैंने तत्कालीन विधि सदस्य, किंतु जो विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया था वह देश की तत्कालीन हालात के अनुसार उपयुक्त होने के कारण नामंजूर कर दिया गया। स्टीफन कमीशन 2 वर्षों के पश्चात 1971 में स्टीफन का दूसरा साक्ष्य विधि का उद्देश्य निर्माण करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस विधेयक को 31 मार्च सन 1871 को काउंसिल में प्रस्तुत किया। तदनंतर ये विधेयक स्थानीय सरकारों, उच्च न्यायालयों तथा विधिवक्ताओं को विचारार्थ भेजा गया। उनकी राय आने के पश्चात वह प्रवर समिति के पास भेजा गया, जिसमें उचित संशोधनों के पश्चात उस विधेयक को पुनः काउंसिल के पास भेज दिया गया। काउंसिल ने उस विधेयक को एक्ट नंबर 1 से 1872 के रूप में पारित किया। अब तक अधिनियम को एक्ट ने 1872 एक्ट ने 3 से 1887 एक्ट ने एक्ट नंबर 3 1891, एक्ट नंबर 5 1899, एक्ट नंबर 18 सन 1919 और एक्ट नंबर 31 सन 1926, एक्ट नंबर 18 सन 1827 और एक्ट नंबर 1935 से 1934 और एक्ट नंबर 3 सन 1951 द्वारा अंशरूप संशोधित किया गया है। इसके अलावा भी कई संशोधन हुए हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं 2000 के द्वारा। आपके वो सिलेबस में भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इस अधिनियम की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की आलोचना क्या की जाती है तो हम देखते हैं। इस विषय में वुड्रप और अमीर अली ने कहा कि अधिनियम सर जॉन कैम्पबेल के समान अनुभवी अधिकारियों के आक्षेपों को पूर्णतः दूर करता है, जो व्यवस्थित साक्ष्य नियमों को निंदा करने की प्रवृत्त थे और हंसी उड़ाकर कहते थे कि सर्वोत्तम साक्ष्य अधिनियम एक पंक्ति का होगा कि समस्त साक्ष्य नियम उत्साहित कर दिए जाए। इस विधेयक के निर्माता ने, जो कि अंततोगत्वा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया, संप्रेषित किया गया था। ये कथन स्टीफन महोदय का है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंग्रेजी साक्ष्य विधि की स्पष्ट प्रतिपादनाओं को प्राकृतिक क्रमानुसार परिवर्तन करने के प्रयत्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसमें भारतीय विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार संशोधन अवश्य कर दिए गए हैं। यह सही है कि अधिनियम मुख्यतः अंग्रेजी साक्ष्य विधि के आधार पर बनाया गया है, किंतु ऐसा मान लेने का कोई कारण नहीं कि इसको अंग्रेजी विधि की अक्षरशः नकल कर बनाने का कोई इरादा था। वास्तव में कई स्थानों पर इनको कि आगे चलकर हम नोटिस करेंगे, अंग्रेजी और भारतीय विधि में स्पष्टतः भिन्नता है। भारतीय साक्ष्य विधि की धारा 5 से लेकर 16 तक के उपबंध मूल प्रकृति के हैं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का
न्यायिक रूप प्राप्त कर्म का सर्वोत्तम नमूना है। यह यद्यपि अंग्रेजी निर्णय आबद्ध कर नजीर नहीं माने जाते, तथापि मूल्यवान मार्गदर्शक हो सकते हैं। यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई विशेष उपबंध अव्यक्तता एवं भाषा की त्रुटि के कारण शंकास्पद हो तो अंग्रेजी या अमेरिकी निर्णयों का आश्रय लिया जा सकता है। न्यायाधीश एज ने कहा कि भारतीय अक्सर मुकदमे होते हैं जिनके इंग्लैंड तथा अन्य देशों की विधि से अधिक सहायता मिलती है। ऐसे सभी मामलों में हमें देखना आवश्यक है कि वह विधि किस हद तक सामान्य ज्ञान एवं न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, ताकि यह सही तौर पर मार्गदर्शन कर सकें। किंतु हमारे देश के संघीय न्यायालय ने अधिकथित किया कि निसंदेह भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंग्रेजी विधि पर आधारित है, किंतु किस प्रकार भी ये उसकी पूरी नकल नहीं की। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी साक्ष्य विधि भी कभी संदेहबद्ध नहीं की गई और न्यायिक निर्णयों ने उसके कुछ सिद्धांतों को 1872 ईस्वी के पश्चात विकसित एवं प्रसारित कर दिया। अतएव अंग्रेजी निर्णयों को भारतीय संहिता के विषय पर लागू करने में सावधानी की आवश्यकता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इस प्रकार का व्यक्त किया। इस प्रकार अंग्रेजी निर्णय को लागू करने में सावधानी की आवश्यकता है। जिस प्रकार भारतीय विधि संहिताबद्ध विधि है, क्योंकि ऐसे मामलों में केवल कानूनी भारतीय विधि को शासित करेगा और अंग्रेजी निर्णय केवल उस कानून के शब्दों का निर्वचन करने हेतु सहायतार्थ प्रयोग किए जा सकते हैं। जहाँ की साक्ष्य अधिनियम के उपबंध किसी विशिष्ट विधि के मामले में विभिन्न है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णयों का अनुगमन नहीं किया जा सकता, किंतु न्यायालयों को न्यायोचित होगा यदि वह अंग्रेजी निर्णयों को सहारा साक्ष्य अधिनियम के अर्थ की व्याख्या करने हेतु लें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में, जो कि भारतीय अधिनियम में स्पष्टतया उपबंधित है, ये निर्णय दिया कि अंग्रेजी निर्णयों को आश्रय अधिनियम के विशिष्ट उपबंधों के निर्वचनार्थ लिया जा सकता है, जबकि वे शंकास्पद अर्थ के भाषा की त्रुटि के कारण थे। यद्यपि भारतीय साक्ष्य विधि किन्हीं बातों में अंग्रेजी विधि से भिन्न है और साक्ष्य के नियमों का एक सुभिन्न विधि निकाय है, तथापि यह नहीं कहा सकता कि भारतीय विधि के निर्माताओं को अंग्रेजी विधि के आपराधिक मामलों में सबूत के भार के विषय में अंग्रेजी विधि का अनुसरण करने का इरादा न था या न हो सकता था। अतएव अंग्रेजी मुकदमों का हवाला साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 102 और 105 को निर्वचित करने के लिए दिया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की का जो निर्माण है और जो रूपरेखा है वो स्टीफन महोदय ने की, और आज भी इतने वर्षों के बाद कुछ नाम मात्र के संशोधनों जिनकी गणना नहीं की जा सकती, पर यह भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य प्रक्रिया का एक आधार स्तंभ बनकर खड़ा है। और विद्यार्थियों, ये जो साक्ष्य अधिनियम है ये काफ़ी रोचक और मुख्य अधिनियम है, इसलिए इससे संबंधित वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। धन्यवाद।